हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, यूपी जीके के बारे में, जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पूछे हैं। सभी क्वेश्चन का हम बात करेंगे और पॉइंट बाई पॉइंट और टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, इसमें हम जो आपको दिख रहा है 97 सेट वाला जो आपका बुक है, इसका सॉल्यूशन होगा। आपने देख लिया होगा थंबनेल पर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी हाल फिलहाल में और पिछले एग्जामों में पूछे हैं। तो जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, ये आपका रिवीजन हो जाएगा हमारे साथ। चलिए, तो हमने इससे पहले आपको एक पर्यावरण से रिलेटेड आपका वीडियो कवर कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सारस या क्रेन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या है, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प, राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही ये टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का जो राज्य पक्षी है वो सारस है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। चलिए अब थोड़ा डिटेल करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। तो राज्य की पशु क्या है, इनमें से आप देख लेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दलदली हिरण। अच्छा, ये क्या है, स्वैम्प डियर, इसका ये अन्य नाम है। इसे हम क्या कह सकते हैं, बारह सिंगा भी लिख सकते हैं। बारह सिंगा, क्योंकि कई बार नाम अकेला बारह सिंगा भी लिखा मिलेगा आपको। तो बारह सिंगा होगा, दलदली हिरण भी आपका लिखा मिल सकता है, या स्वैम्प डियर। तो याद रख लेना ये चीज़। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण, जिसे हम स्वयं पे बियर कहते हैं, जिसे बारह सिंगा भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं यह राष्ट्रीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राजकीय पुष्प पलाश टेसू 2011 से, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, ये 1938 से स्वीकृत हैं। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि जो राजकीय पशु है वो दलदली हिरण, जिसे हम स्वयं पे डियर या बारहसिंगा कहते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रोंच कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राजकीय पुष्प पलाश या टेसू हो जाएगा, 2011 से है ये। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, और इसके बीच में बहती हुई गंगा यमुना की धाराएँ जो दिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें याद रख लेना, एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं। चलिए ये हो गया ना हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। इसका पुराना नाम मिसापुर है। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर से घिरा हुआ है, और सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा है। चौथा में लिखा है दोनों सही है क्या, कौन कौन से, यहाँ पर देखो ये कथन लिखा है ना, केवल सी सही है। तो सी वाला जो कथन था वो केवल सी वाला कथन ही सही है। सी वाला कथन क्या था, लिखा था कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है। चलिए तो हम बात करेंगे इसकी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो आप अभी आपको बताया था कि राज्य में जो पुष्प है पलाश या टेसू के नाम से जानते हैं आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का जो नाम है पलाश है, पलाश या टेसू, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच होता है। ठीक है, अब देखो हरियाणा से आपका टच होता है, बिहार से टच होता है, मध्य प्रदेश से टच होता है, लेकिन उड़ीसा से टच नहीं होता है, ये बहुत दूर है इसका। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा। आप उसके डिटेल भी देख लेना कि कौन कौन से राज्य इसमें बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा कौन है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे।
संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो आपको पता है इलाहाबाद के बाद जो राजधानी बनी थी आंशिक रूप से लखनऊ बनी थी, उसके बाद पूर्णतः लखनऊ कर दी गई थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी, थोड़ी डिटेल देखेंगे कि वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की जो राजधानी है वो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। और ये क्या है, ये हमारी क्या थी, आंशिक रूप से थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वर्ष 1935 में जो लखनऊ है इसको औपचारिक राजधानी या पूर्णतः घोषित राजधानी कहा गया फिर। ठीक है, आज़ादी मिलने के लगभग 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को ये क्या है, उत्तर प्रदेश, इसका नाम अस्तित्व में आया। इसे पहले संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना जो उत्तर प्रदेश नाम जो बना वो कब, 24 जनवरी 1950 से। ठीक है, इसके बाद 2000 में उत्तराखंड जो है 13 जिलों के साथ, जो 13 जिले पहाड़ी जिले थे उनको काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता है बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश है वो सारनाथ, कहाँ पर, वाराणसी में दिया था। सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, बोध गया में हुई थी। तो बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लुम्बिनी इनका ये क्या था, गृह निवास था, यानी कि लुम्बिनी के ये रहने वाले थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कुशीनगर या कुशीनारा में यहाँ मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ डिटेल देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो दुख से मुक्ति हेतु अपना पहला उपदेश दिया वो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है। और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या मृत्यु हो गई थी। यही चीज़ें हमने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो आपको पता है कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था इन्हें। चलिए अब देखिए, अच्छा ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अंतिम मुक्ति, लेकिन ये जब ये कहाँ थे, ये कुशीनगर में थे, उत्तर प्रदेश के, और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो आप देखेंगे, सबसे बात करेंगे पहले वाले तीर्थंकर की, तो आपको पता है यहाँ पर बात करेंगे। चलिए हाँ, देखिए यहाँ पर विकल्प हैं महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिनाथ। आदि ग्रंथ के रचयिता थे, इनका ही दूसरा नाम है, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। आदि पुराण जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत भाषा में आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका अन्य नाम ऋषभदेव है, के संचरित का संग्रह है। ठीक है, तो याद रखना, ये चीज़ आपको याद रख लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? देखिए सभी का प्रतीक पूछा जा सकता है, तो प्रतीक आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो ये वाले पार्श्वनाथ जो हैं, ये जो क्या है, सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर के लिए पार्श्वनाथ जो हैं इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। और ऋषभदेव जो पहले थे उनके लिए बैल है। महावीर स्वामी 24 में थे, इनके लिए सिंह है। नेमिनाथ जो थे उनके लिए शंख है। ये इनके प्रतीक चिन्ह है, कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आप ये अच्छे से डिटेल लिख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? तो इनमें से उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? तो हम बात करेंगे, विकल्प हमारे पास ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई गोदो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि यहाँ पर बात करेंगे चौहान राजपूत गोदो सिंह ने संभवतः 12वीं शताब्दी के तीसरे चतुर्थांश में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक एक शहर बसाया था, बस, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उन्नाव ज़िले की बात करें तो क्षेत्रफल 4558 वर्ग किलोमीटर, और इस ज़िले को कुल 6 तहसीलों और 16 विकासखंडों में बांटा गया है। और हाँ, एक चीज़ और, ये हमारा एक हो जाएगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये जो अभ्यारण्य है ना, ये आपका उन्नाव में पड़ता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो आपका इसमें ज़्यादातर क्या है, आपका देखिए सुजाउद्दौला, बाजिद अली, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? ठीक है,
तो लखनऊ के जो सफ्दरगंज में है ये आपका, अच्छा इसे क्या है यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ था इसमें। अब ये पूछा था कि बड़ा इमामबाड़ा जो है वो किसने बनवाया था, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल है वो आगे लिखा है। तो यहाँ पर आसफ उद्दौला की बात करेंगे। तो ये सब कहाँ का निर्माण, किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, तो सफदरगंज। अच्छा ये चीज़ इसमें लिखा नहीं है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये देख लीजिए, इसकी डिटेल देख लीजिए। लखनऊ के नवाब सफदरगंज ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जबकि बड़ा इमामबाड़ा जिसे आसफ़ी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने के द्वारा करवाया गया था। तो इमामबाड़ा भवन लखनऊ की सबसे भव्य इमारतों में से एक है। यह राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है। इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर ये जो है छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये दोनों चीज़ें कहाँ, लखनऊ में स्थित है। ये लखनऊ के नवाब सफदरगंज ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, जो बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला। लेकिन जबकि बड़ा इमामबाड़ा अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है जिसे आपका जो निर्माण है वो किसने, आसफ उद्दौला ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला बात करेंगे हम, इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था। तो हम बात करेंगे ये 1765 की बात है। तो ये आपका 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये इलाहाबाद की संधि है वो कब और किसके मध्य हुई थी। तो अगस्त 1765 में ये इलाहाबाद की 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें जो प्रथम संधि पर हस्ताक्षर 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुए थे। लेकिन फिर क्या होता है, एक 16 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य भी ये संधि होती है, ठीक है। द्वितीय संधि के अंतर्गत नई कंपनी द्वारा हरजाना के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाए और अवध में कर मुक्त व्यापार करने की इसको छूट दी गई थी। अवध के शेष क्षेत्र को इलाहाबाद के वापस लाया गया था, इलाहाबाद में वापस ला लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं। तो आपको पता है इनकी बात करेंगे तो अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली में हुआ था। तो पटियाली ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अब ये जो है पहले क्या है, एटा में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये कासगंज में है, कासगंज में। तो विकल्प में डिपेंड करेगा क्या हमें दिया है। तो अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली, जो कि वर्तमान कासगंज में पड़ता है, वर्ष 1253 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के 6 सुल्तानों का काम किया था, यानी कि 6 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो सूफियों में विशेष रूप से निजामुद्दीन औलिया के काफ़ी नज़दीक थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया था। उन्होंने अपने काव्य तथा संगीत के माध्यम से भारत में सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान निभाई थी, ठीक है। तो हम बात करेंगे महान निभाई थी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। चलिए आगे बात करेंगे हम 15वें क्वेश्चन की। लिखा है 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। तो आगरा से जो राजधानी है वो इलाहाबाद ले गया था। कौन ले गया था, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, डिवीज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा डिटेल देख लीजिए, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर तो इलाहाबाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल आपको ज़रूरत है यहाँ पर क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित की गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में बांटे उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नरी के अधीन कर दिया गया था। तो 1920 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी गई थी आंशिक रूप से, ठीक है। और घोषणा की गई थी 1921 में ये लखनऊ स्थापना भी हो जाती है, लेकिन आंशिक रूप से, लेकिन पूर्णता जो बनती है वो 1935 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो बात करेंगे इसमें बख्त खान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर डिटेल देखिए। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्रता बलों के दिल्ली राज्य क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया एवं स्वतंत्रता संग्राम में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म 1997 में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी मां अवध की राजकुमारी थी। इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, इनका जो वक्त खान है ये क्या है, इनका जन्म आप बात करेंगे जौनपुर में हो गया, सॉरी बिजनौर में हो गया। बिजनौर में फिर क्या है, बिजनौर में ये थोड़े बड़े हुए, फिर इन्होंने क्या है जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी जो सेना है उसमें इन्होंने लगभग 40 वर्ष काम किया। ठीक है, तो इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई थी और इन्हें जनरल का पद दिया गया था। तो ये जो जनरल का पद था इनका 1857 के दौरान क्या किया इन्होंने, अपने साथ अपनी सेना को भी, बहुत सारी सेना लेकर ये कहाँ आ गए, दिल्ली आ गए। दिल्ली में जो उनके बहादुर शाह जफ़र दुत्ती जो उन्होंने नेता घोषित किया था, राजा घोषित किया था, तो उन्हीं के साथ ये सेना में चले गए थे। यानी कि ये इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। यानी कि पहले तो ये क्या थे, अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने भारत की तरफ से, या बात करें अपने जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ लड़ा था। तो दिल्ली क्षेत्र में इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, उसके साथ इन्होंने फिर पहले दिल्ली को जीता था, दिल्ली में, और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, यहाँ तक लास्ट यहाँ पर होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। लिखा है 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का किया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अवध की किसान सभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या लिखा है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन भी किया, और चरण सिंह द्वारा स्थापित ये किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी का मतलब ये चारों कथन सही है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट ये आपका डिटेल लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, थोड़ा डिटेल देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करिए। देखिए, लखनऊ से बात करेंगे तो लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, इलाहाबाद से आपके लियाकत अली थे। तो आपको ये देखना है पहले का सी और दूसरे का ए। पहले का सी आपका ये दोनों सही हैं, तो ये वाले तो गलत ही हो जाएंगे। फिर दूसरे का आपका ए सही है, तो ये दूसरे का ए वाला सही है, ये सही है, सिर्फ बी वाला, ये आपका भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्ची कुची किस हिसाब से हो जाएंगे कि तीसरे का डी रहेगा और चौथे का बी। तो तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। यानी कि जो मेरठ था, मेरठ से मथुरा कदम सिंह और मथुरा से देवी सिंह, तो ये आपको नाम याद रखना है। चलिए, तो आपको यहाँ अच्छे से डिटेल देख लीजिए कि लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह, मथुरा से देवी सिंह। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा है एक आंदोलन से रिलेटेड। यहाँ पर लिखा है कि एका आंदोलन 1921-22 के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखो, इनमें हमें क्या है, गलत कथन पहचानना है। ठीक है, थोड़ा डिटेल देखेंगे। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पास आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, तो ये बात सत्य है। मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था, ये गलत हो जाएगा। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये सही है। और यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था, तो ये भी सही है। तो हमारा दूसरा गलत है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए क्या हो गया डिटेल। एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के किसानों का शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। मदारी पासी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आंदोलन उच्च लगान की दर से और किसानों का उत्पीड़न एवं शोषण, नजराना लेना, अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। इस वजह से आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में हुआ था। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम पद्मावत की रचना की थी। तो आपको पता है जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो क्या थे, उत्तर प्रदेश से थे। और हम बात करेंगे इन्होंने आखिरी कलाम जो है आखिरी है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना है, तो इन्होंने ये महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल देख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें
मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पद्मावत हो गया, पिरमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की प्रमुख रचनाएं जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, कई एग्जामों में ये पूछी गई हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 के रूप में कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। चलिए, तो ये इसकी डिटेल है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, पूरा थोड़ा स्टॉप करके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गाँव में से एक नहीं था? तो आपको पता है इनमें से अगर हम बात करेंगे, बिठूर नहीं था। ठीक है, जबकि सीमा मऊ, कुरस्वाम, पटकापुरा ये इनके गांव थे, ये इन्हें मिलाकर कानपुर बनाया गया था। अच्छा, लेकिन जो बिठूर है ये हमारे कानपुर के अंदर ज़रूर पड़ता है, कानपुर जनपद के अंदर अभी वर्तमान में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, इन गाँवों में सीसा मऊ, कुरस्वाम, पटकापुरा, जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर शामिल नहीं था। इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कान्हपुर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर मुगल साम्राज्य अगर आगरा में जो कब्जा किया था, इनसे पहले जो था मराठाओं का शासन था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगरा शहर की स्थापना अगर इतिहास देखा जाए तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी की थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है, एक टेबल है, तो ये आपको टेबल का सीधा डायरेक्ट आंसर ही देख लीजिए। डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए कि नाना साहब का जो नेतृत्व क्षेत्र था वो कानपुर का विद्रोह, कारू भगत का रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैज़ाबाद, खान बहादुर खान ये बरेली में सरकार बनाई थी, तो ये यहाँ से नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किससे सम्राट को जाता है? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर से ज़्यादा संबंधित है, अकबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फतेहपुर में ही यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। चलिए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था, ये कुछ समय के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जनपद से क्वेश्चन आ गया है हमारा। देखिए जनपद से क्वेश्चन है तो देख लीजिए। लिखा है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो सूरसेन महाजनपद मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। तो कुछ महाजनपद की राजधानी, जैसे सूरसेन की पूछा जाए तो मथुरा हो जाएगा, बज्जी की आपका पूछा जाए तो आपको क्या याद रखना है? वैशाली। उसके बाद अंग की आपसे पूछा जाए तो चंपा हो जाएगा। उसके बाद काशी की आपसे पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है, इनका सबका नाम याद रखना, इनकी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल था। तो हम बात करेंगे श्रावस्ती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो ये हो जाएगा श्रावस्ती, इसका राइट आंसर। तो महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत या अयोध्या थी। ठीक है, और यहाँ का जो जो राजा था प्रसिद्ध, वो प्रसेनजीत था। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही बिताया था। ठीक है,
1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस में सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो डिटेल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, कांग्रेस के सारे अधिवेशन पढ़ते जाना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को जरूर पढ़ के जाना। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतेह शब्द का अर्थ होता है जीत। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फतेह शब्द जो है आपका फारसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पर डिटेल देखेंगे थोड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कहा जाता है। इस नगर का नाम का प्रमुख शब्द फतेह या फारसी भाषा से लिया गया था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विजय। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आ गई। अब मुगल काल में बादशाह अकबर ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित की, या फतेहपुर का मतलब है सीकरी, फतेहपुर सीकरी। 1556 से 1605 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। अब मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, इबादत खाना, ये महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ में। हमने बोला था यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण है वो आसफ उद्दौला ने करवाया था, जबकि कॉम्प्लेक्स का जो है अब सफदरगंज ने करवाया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो गोरखपुर में हुआ था। आगे बात करेंगे, यह क्वेश्चन और पूछा जाके परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुल घोष इनका एक नाम था, अन्य नाम था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए देखो, आज हमने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, 32 क्वेश्चन, जो कि उत्तर प्रदेश के जीके से थे। अब जो कुछ क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।